आएगा सर, सोच बिल्कुल बदलो, आएगा सर। सोच बदलोगे जमाना बदल जाएगा दोस्तों। बस सोच को बिल्कुल बदलने सर। की जरूरत है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल डालो। एक ऐसा दृष्टिकोण डेवलप करो, एक कमिटमेंट वाला, जोश और जुनून के साथ में। हमें यस सर। इसी जीवन के अंदर अपने देश को बदलना है। हमें अपने इसी जीवन के अंदर अपने देश को खुशहाल बनाना है। और हमारे देश को खुशहाल करने के लिए न तो अमेरिका आएगा, न यूरोप आएगा, न चीन आएगा, न जापान आएगा। हमको ही अपने कदम उठाने पड़ेंगे, हमको ही प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे देश के कानून खराब है, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। ये बदलने कौन आएंगे? अमेरिका से आदमी थोड़ी आएगा। और जो व्यक्ति अमेरिका से शिक्षा लेके आएगा वो क्या करेगा? यहाँ के देश की जरूरतें वो व्यक्ति कहाँ से समझेगा? नहीं समझ पाएगा। आप लोगों को समझना है, आप लोगों को देखना है, आप लोगों को व्यापारियों से बात करना है। अरे भाई, जो कानून व्यापारियों से संबंधित कानून है, उससे संबंधित व्यापारी बेहतरीन बता सकता है। आप कानून का नया प्रस्ताव तैयार करिए। अभी के जितने कानून हैं वो बिल्कुल खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने समझा ये कानून बदलना चाहिए, आप एक नए कानून का प्रावधान बनाएं। बिल्कुल सरल शब्दों में कानून लिखें, लोकल लैंग्वेज में, और पहले लोकल लैंग्वेज में लिखें जो व्यापारियों को समझा सके, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। भारत सरकार की उल्टी नीति होती है, पहले कानून अंग्रेजी में बनाती है, उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करती है, और ट्रांसलेशन ऐसा होता है जो न समझ में आए ना कोई बात। और जो इंग्लिश में कानून बनाते हैं वो लोगों से ग्रास रूट पे जुड़े नहीं होते, उनको नहीं पता कि लोगों की किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन आप सरल शब्दों में कानून बनाएं, जितना सरल हो सके। अरे कहीं कोई दिक्कत आएगी तो कोर्ट में जज बैठे हैं, वो अपना जजमेंट यूज करेंगे, आप क्यों चिंता करते हो? कहीं कोई विवाद होगा तो कोर्ट अपना जजमेंट देगी। जानबूझ के कानून क्यों मुश्किल बनाते हो उस प्रक्रिया के लिए? तो सरल शब्दों में कानून बनाइए, सरकार को प्रस्ताव भेजिए, सरकार को रिक्वेस्ट करिए कि सरकार कानून बदल डालिए, मेरे देश के कानून बदल डालिए। मेरे देश को ऐसे कानून नहीं चाहिए, मेरे देश को सरल कानून चाहिए, मेरे देश की जनता को सरल कानून चाहिए। आप रिक्वेस्ट कीजिए। आपके सामने एक उदाहरण है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में आपने सुना है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पहले नहीं था, लोगों ने फरियाद की, सरकार को फरियाद की, सरकार से रिक्वेस्ट की, सरकार हमको ऐसे कानून चाहिए, हमें इस तरह का कानून चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कानून होना चाहिए, उसमें इस तरह की शब्दावली होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए। सरकार को वो कानून लागू करना पड़ा। मानते हो ये बात? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया, कृपया इस तरह का कानून बनाएं। लोगों के अनुरोध पर मजबूर होकर के सरकार को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास करना पड़ा। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, लोगों ने सरकार से अनुरोध किया, हमें इस तरह का कानून चाहिए, मजबूर होकर के सरकार को वो कानून बनाना पड़ा। तो मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि अब आप बिजनेस लॉ को लीजिए, जहां कानून नहीं होने चाहिए और वहां पे कानून बने हुए हैं, तो सरकार से लिखिए कि साहब सैकड़ों कानून बना दिया आपने एक व्यापारी के ऊपर, इनको हटाइए, सरल बनाइए, एक कानून बनाइए, और वो भी इस तरह, बिल्कुल सरल शब्दों में। ये दुनिया के सबसे बड़ा कानून बना करके हमने कोई गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाने का ठेका ले रखा है क्या? क्यों दुनिया के सबसे बड़े कानून बना रहे हो? किसके समझ में आते हैं? किसी के समझ में नहीं आते। हटाओ इन कानूनों को। बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर जो बात आप 10 लाइनों में कह सकते हो, उसके लिए बिना मतलब 1000 पेज खराब करने की क्या जरूरत है? तो आप सरल शब्दों में सरल कानून बना करके सरकार को प्रस्ताव भेजें, मजबूर कर दें सरकार को कि आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। कानून सरल होंगे, व्यापारी आगे बढ़ेंगे, हर व्यक्ति व्यापारी बनेगा। आप ये मत सोचिए कानून कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो मिडलमैन के काम चलेंगे। ब्यूरोक्रेट्स ऐसा सोचते हैं कानून कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि हमारा कंट्रोल बना रहेगा। ऐसी बात नहीं है। कानून सरल बनेंगे, हर व्यक्ति कानूनों का फायदा लेगा, हर व्यक्ति उन कानूनों के तहत अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहेगा। आज साधारण सी बात को लीजिए, भारत के हर किसान को एफपीओ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, अपना एफपीओ एस्टेब्लिश करना चाहिए। हर किसान को एफपीओ के रूप में ऑर्गेनाइज करके बेहतरीन ढंग से काम करना चाहिए। आज किसान साल के 1 लाख रुपए कमाता है तो वो साल के 10 लाख कमा सकता है अगर वो एफपीओ के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मिल करके काम करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं,
उनकी इनकम कितनी बढ़ सकती है। लेकिन अभी भारत के किसान इतने उलझ जाते हैं कानून के इन प्रावधानों के तहत कि वो इनका फायदा ही नहीं उठा पाते। आज भारत के हर किसान का समय पटवारी के चक्कर लगाने में, तहसीलदार के चक्कर लगाने में ही बीत जाता है। अरे जिस किसान को आप देश के अन्नदाता कहते हो, उस किसान को पटवारी जैसे व्यक्ति के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़ते हैं। किस बात के लिए? उसी की जमाबंदी के ऊपर साइन करने के लिए। आप सोचिए देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। ऐसे कानून क्यों नहीं बदलवाते थे? इस तरह के कानूनों को, व्यवस्थाओं को पूरी तरह बदलवाते। अरे जरूरत ही नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं रखो, जरूरत ही नहीं हो, किसान अपने घर से अपना काम कर सके। ई गवर्नेंस का जमाना है, हर जगह आपने ई गवर्नेंस लागू कर दिया। जो आप किसानों की खेतों की मॉनिटरिंग करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पटवारी को अपॉइंट करते हो, उसी उसकी जगह आधुनिक जीआईएस सिस्टम का अडॉप्शन करो। जीआईएस यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उससे पूरी एक एक किसान की खेती के ऊपर पूरी नजर रख सकते हो। वो डेटा आप सरकार को भी दे सकते हो, इंश्योरेंस कंपनीज को भी दे सकते हो, इकोनॉमिक प्लानिंग डिपार्टमेंट को दे सकते हो, सबको दे सकते हो। तो तकनीक इस्तेमाल करो, आधुनिक, सक्षम करो किसानों को, सक्षम करो व्यापारी बड़ा कॉन्फिडेंटली, हर एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंटली जी सके, कॉन्फिडेंटली काम कर सके। हर एंटरप्रेन्योर को पता हो कि ये देश का कानून है, इस तरह का कानून है, मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना। इतना सरल प्रक्रिया। इसके लिए आवाज आप लोगों से बेहतरीन कौन उठा सकता है? जब भी बजट आने वाला हो सरकार की तरफ से, बजट आने से पहले आप अपनी कलम चलाओ। वित्त मंत्री अपनी कलम चलाएं, इससे पहले आप अपनी कलम चलाओ। आप रिक्वेस्ट करो वित्त मंत्री महोदया को कि हे वित्त मंत्री जी, आज आप बजट बनाने के लिए सोच रहे हो, कृपया मेरे सुझाव ध्यान रखें। ये मेरे सुझाव भारत के गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, भारत के लोकल एंटरप्रेन्योर के लिए है। वो तो अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सकते, मैं उनकी बात पहुंचाना चाहता हूँ आप तक। भारत की हर बड़ी बड़ी कंपनी अपने सुझाव पहले से वित्त मंत्री को दे देते हैं, लेकिन जो भारत के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी सुझाव को आप दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। आज कम्युनिकेशन का जमाना है दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, इसकी एक बड़ी ताकत है आपके पास। यू कैन राइट ईमेल, यू कैन राइट ट्विटर पे, आप अपना ट्वीट डाल सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। एक अच्छी बात आप कर रहे हैं, सारी दुनिया आपकी सपोर्ट करेगी। आपने ट्विटर पे ट्वीट किया कि हे वित्त मंत्री महोदया, आज देश के लिए सोचिए, देश के गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए सोचिए, इस बार बजट आप बनाएं, कृपया करके बजट में छोटे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन के लिए कुछ बजट रख दीजिए। जो छोटे छोटे स्किल्ड लोग हैं भारत के, उनकी मदद के लिए कुछ योजना अनाउंस कर दीजिए। ऐसी योजना जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सरल, हर व्यक्ति अपने मोबाइल से उसको लागू कर सके। कृपया करके ये काम कर दीजिए। ये जो आपने कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कानून बना दिए, कॉम्प्लिकेटेड दुनिया भर के कानून बना दिए, इनकी कॉम्प्लिकेसी को खत्म कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। इस बार आपने ये ट्वीट दिया, हजारों लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हजारों लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कई लोग पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट बना करके वित्त मंत्री को भेज देंगे। आप भेजिए, आप शुरुआत करिए, बाद में और लोग भी भेजेंगे। आपने अपनी तरफ से सुझाव भेजा, दूसरे 10 लोग और खड़े होंगे, वो कहेंगे हम भी सुझाव देते हैं। आप देश के निर्माण के लिए आगे आओ, एक कदम आप लो, पूरी की पूरी भीड़ पीछे आ जाएगी। आपने एक सुझाव दिया देश के वित्त मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, और इंटरनेट पे डाला कि देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया इस देश की तरक्की के लिए इस तरह के कानून बनाओ। कृपया देश की तरक्की के लिए, लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए आप कानूनों को बदल डालो। आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके देश के आम एंटरप्रेन्योर की मदद करने के लिए अभी के जितने भी कानून हैं उनको पूरी तरह बदल डालो, प्रक्रियाओं को बदल डालो, इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दो। जैसे ही आपने ये सुझाव सरकार को दिए, वैसे ही क्या होगा, आपकी तरह अन्य 10 लोग और खड़े होंगे, वो भी सरकार को सुझाव देंगे। एक प्रोसेस शुरू हो जाएगी देश के अंदर, डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और अभी जो लोग अपना ध्यान इधर उधर निगेटिव एक्टिविटी में लगाए हुए हैं, वो एक पॉजिटिव प्रोसेस के अंदर लगा देंगे। माइंड है ना हम लोगों का, किसी न किसी काम में तो एंगेज रहना चाहिए ना। या तो आप उसको पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाओ, नहीं तो वो अपने आप नेगेटिव एक्टिविटी में लग जाएगा। अगर आप लोगों को क्रिएटिव काम में लगाओगे तो ठीक है, आप नहीं लगाओगे तो लोग नेगेटिव काम में अपने आप लग जाएंगे।
तो क्यों नहीं आप किसी न किसी पॉजिटिव क्रिएटिव काम में लगाओ, और इस प्रकार सब लोग कोई न कोई पॉजिटिव काम करने लग जाएंगे, है ना। आज आप में से हर युवा अपने अपने गांव के लोकल एंटरप्रेन्योर्स की मदद करने के लिए आगे आ जाता है, अपने अपने गांव के किसानों की मदद करने के लिए आगे आ जाता है, और एक कॉमन सर्विस सेंटर की तरह शुरू कर देता है। कॉमन सर्विस सेंटर आजकल नया गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, जिसमें एक ऐसा सेंटर जहां लोगों की मदद के लिए एक सेंटर पे सब चीजें मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। ये गवर्नमेंट ने खुद ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट। आप इस कॉमन सेंटर सर्विस सेंटर पे आप लोगों के लिए सारी प्रक्रियाएं, सारी सरकारी योजनाएं सरल शब्दों में कॉमन लैंग्वेज सपोर्ट सेंटर प्रोवाइड कर देते हो। कॉमन लैंग्वेज मतलब जो आम लोगों की भाषा है, उसमें आप सपोर्ट देना शुरू कर देते हो, सोने में सुहागा हो जाएगा। अभी जैसे ही एक भारत का आम किसान सरकारी योजना को देखता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। अरे ये क्या लिखा है यार, ये कौन समझाएगा मुझे, ये क्या है, इसकी इसका मतलब कौन समझाएगा। कदम कदम पर वो बेचारा परेशान होता है। उसको आप वही डॉक्यूमेंट साथ में हिंदी ट्रांसलेशन बताते हुए या लोकल लैंग्वेज जो भाषा वो समझता है, गुजराती, पंजाबी, जहां पर भी आप लोकल लैंग्वेज सपोर्ट सेंटर शुरू करिए। कानूनी प्रक्रियाएं बिल्कुल सरल कर दीजिए, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जटिलताएं हैं, बिल्कुल आसान बना दीजिए। और हर व्यापारी को मैं तो कहता हूं, आप सबसे निवेदन है, हर व्यापारी को एमबीए की पढ़ाई सरल शब्दों में लोकल लैंग्वेज में करवा डालिए। एमबीए में है क्या, एक एंटरप्रेन्योर हर व्यक्ति को बनना पड़ता है। सरकारी नौकरियां गिने चुने लोगों के नसीब आती है। भारत का 90% व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनता है। एंटरप्रेन्योर यानी वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, कोई बात नहीं, है तो एंटरप्रेन्योर ही ना। अब उसको अपना बेहतरीन मैनेजमेंट कैसे करना है, सरल शब्दों में, उसी की भाषा में, मार्केटिंग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, लोगों के साथ में कैसे पेश आना है, ये सारा ज्ञान सरल शब्दों में आप उसको दे दीजिए, वो एमबीए हो जाएगा। एमबीए डिग्री से मतलब नहीं है। एमबीए का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स, जैसे मार्केटिंग। अब मार्केटिंग से मतलब क्या है, मार्केटिंग का बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर अपन अगर बात करें तो मार्केटिंग का मतलब, ये शब्द विदेशी है लेकिन काम वही है जो हम लोग वर्षों से, हजारों वर्षों से करते आए हैं। क्या, कि आप समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे उत्पाद बनाओ, ऐसी सेवाएं दो जिससे समाज की जरूरतें पूरी हो, समाज की जरूरतों को ध्यान में रखो, ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करो, ऐसे सर्विसेज डेवलप करो जिससे सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी को बेहतर लाइफ मिल सके, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके। ये मार्केटिंग की बात है। कैसे मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग के अलग अलग टूल्स बना दिए उन्होंने। मार्केटिंग के टूल्स क्या हैं, कि भी ठीक है, आप मार्केट को अच्छे से सेगमेंटेशन करो। सेगमेंटेशन बोलेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आप सरल भाषा में बात करो कि आप ये देखिए कि बाजार यानी पूरा भारत एक ग्राहक मार्केट है आपके लिए। हर व्यक्ति को आप माल नहीं दे सकते। आपने तय किया कि या तो गरीब लोगों के लिए या अमीर लोगों के लिए या मिडिल क्लास के लिए आपका प्रोडक्ट बनाओगे। जिस तरह का आपका कस्टमर होगा उसी अनुसार आप अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से तैयार करोगे। अपना जो भी आपका माल है उसको उसी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को उसी तरह से पैकेजिंग करोगे, उसी तरह से उसको प्रस्तुत करोगे। तो ये बातें लोगों को उन्हीं की भाषा में उदाहरण के द्वारा समझाते हुए, सरल भाषा में समझाते हुए, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप लोगों तक पहुंचाओ और भारत के हर उद्यमी को सक्षम बना दो, उसका आत्मविश्वास जगा दो, उसके अंदर का खोया हुआ विश्वास वापस बाहर ला दो खींच के, उसके अंदर की ताकत से उसको रूबरू करा दो, उसको यकीन दिला दो कि अगर वो वापस कोशिश करेगा वो फिर एक बेहतरीन उद्यमी बन जाएगा, जैसा आज से हजारों साल पहले था। असल में हजारों साल पहले भारत पूरी दुनिया का सिरमौर था। ये तो गुलामी का दौर ऐसा आया, लुटेरे आते गए एक के बाद एक, कुछ संपत्तियां लूट के ले गए, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक लुटेरे तो वो आए जिन्होंने भारतीय लोगों का आत्मविश्वास ही तोड़ दिया। भारतीय लोगों की कल्चर, भारतीय लोगों की संस्कृति, भारतीय लोगों का जो जो पूरा कॉन्फिडेंस था वो खत्म कर दिया। वो सबसे बड़े लुटेरे साबित हुए। और वो लोग तो चले गए,
लेकिन उनके द्वारा जो भारत के लोगों का कॉन्फिडेंस टूटा, वो आज भी वापस नहीं जाग पाया। और उनकी भाषा अभी भी हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, क्योंकि आज आज ताकत भी यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजी भाषा भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाधा भी है, क्योंकि एक बड़ा तबका खाली इसी कारण से सरकारी योजनाओं से विहीन हो जाता है, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानता। तो बेहतर यही है कि हम स्थानीय भाषा के अंदर सरकारी व्यवस्थाओं को सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनके साथ में उनकी भाषा में बात करें। जो लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं उनको प्रेरणा दें, भाई तुम भी कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करोगे तुम भी अंग्रेजी सीख जाओगे। हम लोग सीखने में पीछे नहीं है, थोड़ा सी मेहनत करेंगे हर चीज़ें सीख सकते हैं। तो हम लोगों को अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी है, विदेशी भाषाएं भी सीखनी है, ग्लोबल आउटलुक भी डेवलप करना है, सोच ग्लोबल रखनी है, लेकिन अपने ज़मीन से जुड़े रहना है। अपने गांव, अपने शहर के छोटे से छोटे उद्यमी की मदद करनी है, छोटे से छोटे व्यापारी की मदद करनी है। आज जिनकी ब्रांड नहीं है उनको ब्रांड बनाने में मदद करनी है। हमें अपने साथियों से अनुरोध करना है कि देखो दोस्तों, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो भारत में फिर से एक स्वदेशी का नया दौर आ जाएगा। 1905 में भारत में स्वदेशी का आंदोलन था, कितना अच्छा था। हर भारतीय व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों से सामान खरीदता था। वो वक्त वापस ले आओ एक बार के लिए। 1905 और 2021 कितना फर्क हो गया? 115 साल, 116 साल। 116 साल बाद फिर से भारत की उस क्रांति को वापस लौटा दो कि आ जाओ दोस्तों, फिर से स्वदेशी आंदोलन वापस करते हैं, फिर से भारत में स्वदेशी का दिया जलाते हैं, और अब की बार हर भारतीय को अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करने में मदद करेंगे। आज भारत में हुनर की कमी नहीं है, क्वालिटी की कमी नहीं है, दक्षता की कमी नहीं है। प्रश्न तो ये है, हम भारतीयों से सामान ले कहाँ रहे हैं? हम हर चीज तो विदेशी ले रहे हैं, मेड इन चाइना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय लोगों को कुछ नहीं आता? हम पहनने के लिए जूते खरीदते हैं तो ब्रांडेड जूते, यानी कोई विदेशी कंपनी के द्वारा बनाए हुए। शर्ट खरीदते हैं तो ब्रांडेड, यानी किसी विदेशी कंपनी के द्वारा। हम चश्मा लगाते हैं तो ये चश्मा भी कोई ब्रांडेड, यानी किसी विदेशी कंपनी के द्वारा तैयार किया हुआ। हर प्रोडक्ट तो विदेशी ले रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम पहले भारतीय व्यक्तियों से सामान लें, उनको मजबूत करें। बिना ब्रांड का प्रोडक्ट है तो भी खरीदें, कोई बात नहीं। और फिर ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो आज बिल्कुल लड़खड़ाए हुए हैं, कोरोना की मार के कारण पूरी तरह से प्रताड़ित हैं, अपना व्यापार बंद करने की सोच रहे हैं, इनकी मदद करें। जो सरकारी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना वगैरह, इनसे इनको लोन दिलाएं, इनको मदद करें। इनसे अनुरोध करें कि भाई आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से मार्केटिंग करिए, उसका ब्रांड बनाइए। हम सब आपके ब्रांड को सपोर्ट करते हैं। किसान हैं तो एफपीओ शुरू करवाइए। और ये कारीगर लोग हैं, जैसे तिलपापड़ी बनाने वाले, ब्यावर की मशहूर तिलपापड़ी कारीगर, इनका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर कंपनियां खुलवाइए। प्रोड्यूसर कंपनी खुलवा करके आप बिना पारिश्रमिक इनकी मदद करिए। आप कुछ मत लीजिए इनसे, सिर्फ देश सेवा करिए बस। इन लोगों की मदद करिए, देश सेवा करने के लिए पूरी तरह से इनकी मदद कर दीजिए। इनका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करवाएं, जिससे ये लोग ऑर्गेनाइज्ड होकर के क्रिएटिव साइनर्जी और एक बेहतरीन ब्रांड बना सकें अपनी। इनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फिर बिक सकेंगे। इसके लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। अपने देश के डेवलपमेंट के लिए अब आप लोगों को कमर कसनी पड़ेगी। और अगर आप लोगों में से 4 लोग भी देश के डेवलपमेंट करने के लिए आ जाते हैं, अगले 10 साल इस काम में समर्पित कर देते हैं, मैं कहता हूं भारत का नक्शा बदल जाएगा। पूरी दुनिया के सामने भारत का नक्शा बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सिर्फ 4 लोगों के आते ही जमाने के अंदर बदलाव की आंधी शुरू हो जाएगी। 4 के देखा देखी 40 लोग और आगे आएंगे बाद में। वो कहेंगे हम भी ये काम करेंगे, इसने कर दिया हम भी ये काम करेंगे। फैशन होता है ना, एक जमाने में फैशन बन जाएगा। आज अगर विदेशी प्रोडक्ट्स को खरीदना फैशन बन गया है, विदेशी ब्रांड्स को खरीदना आज फैशन बन गया है, तो कल
प्योर भारतीय प्रोडक्ट्स खरीदना भी फैशन बन सकता है कि हम अपने ही गांव के बने हुए प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। हर स्कूल में अपन इसके ऊपर एक चर्चा रखवा सकते हैं। हर स्टूडेंट सिर्फ उसी गांव के या उसी शहर के बने हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा। ये काम हम शुरू करवा सकते हैं। अगर हर शिक्षण संस्थान इस काम को शुरू कर देती है, गांव गांव शहर शहर में डेवलपमेंट का नया काम शुरू हो जाएगा।